अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक आज का हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो होगा रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में। और रेडिएशन एक्सपोजर एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपनी डेली रूटीन के अंदर कितना ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं रेडिएशन से, यानी कितनी ज़्यादा रेडिएशन हमसे आके टकरा रही है, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये स्टडी के लिए नहीं कि आप फिजिक्स स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं तो ये आपके काम में आ सकता है, बल्कि आप इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो यकीनन इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन बताना शुरू करता हूँ कि किस किस ज़रिए से आप रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप जब इस्तेमाल कर रहे होते हो गैगर काउंटर, तो गैगर काउंटर इस्तेमाल करने के दौरान अक्सर गैगर काउंटर रेडिएशन को शो करता है, हालांकि करीब में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होता। तो ये कैसे हो गया कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इर्द गिर्द नहीं है और गैगर काउंटर जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन या आयनाइजिंग रेडिएशन को शो कर रहा है? तो एक्चुअली ये जो होता है ये होता है बैकग्राउंड रेडिएशंस की वजह से। अब ये बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं? तो देखो, बैकग्राउंड रेडिएशंस कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल वे के ज़रिए जो रेडिएशंस हमारे इर्द गिर्द जमा हो रही हैं, हमें मिल रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट में फैल रही हैं, वो तमाम की तमाम कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। और सबसे पहले जो है वो हम इस बैकग्राउंड रेडिएशंस के बैकग्राउंड में जाएंगे कि भाई बैकग्राउंड रेडिएशन किस किस तरीके से हम तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखो कि जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हम तक पहुंच रही है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल किसी तरीके कार से नहीं है, नेचुरल वजह से नहीं है, बल्कि वो कुछ आर्टिफिशियल वजूहात की बिना पर भी है। यानी कि कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से रेडिएशंस इमिट हो रही है और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फैल रही है, और कुछ हमारे यानी कि इंसान के पैदा करदा तरीक़ेकार हैं जिन्हें इंसान यूज़ कर रहा है, तो प्रोड्यूस हो रही हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है कॉस्मिक रेडिएशंस के ज़रिए। अब ये कॉस्मिक रेडिएशंस क्या है? देखो, कॉस्मिक रेडिएशन जो स्पेस से हमारे अर्थ के अंदर एंटर हो रही हैं वो तमाम की तमाम कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। अब कॉस्मिक रेडिएशंस तो फिर हमेशा से एंटर हो रही थी, ये आज इतना बड़ा इशू क्यों हो गया है? तो याद रखो, ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है उसका काम ये था कि वो आने वाली जो रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस हैं स्पेशली, उनको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ये काम था हमारी ओजोन लेयर का। लेकिन पास्ट ईयर्स के अंदर क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिसके बारे में आप लोगों को पता लगता रहता होगा कि ओजोन लेयर के अंदर होल हो गया है, वो डिप्लीट हो रही है, तो उस डिप्लीशन की वजह से जो रेडिएशंस है जो वो रोक लेती थी, अब उसके अमाउंट में कमी आ गई है, यानी कि रोकने के अमाउंट में कमी आ गई है, यानी कि ज़्यादातर रेडिएशंस जो है वो हम तक पहुंच रही हैं, जो बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बनाती हैं। ठीक है, और इसी वजह से आप देखेंगे तो जो स्किन इन्फेक्शन है, जो स्किन कैंसर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या आयनाइजिंग रेडिएशन हमारी अर्थ के अंदर एंटर हो रही है और हम जा रहे हैं बाहर, तो वो धूप जब हम हमारी बॉडी से टकरा रही है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर रही थी, आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर रही थी, जो कि कॉस्मिक रेडिएशन थी, तो अब वो नहीं कर रही है या कम एब्जॉर्ब कर रही है, तो ज़्यादा हमारी बॉडी तक पहुंच रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं। तो अक्सर जो है वो स्किन इन्फेक्शन हो जाना, टैनिंग प्रोड्यूस होना, आमतौर पे आप देखें कि अगर आप बहुत टाइम तक घड़ी पहने हुए हैं और हाफ आस्तीन पहन रहे हैं तो बाकायदा धूप की वजह से आप ब्लैक ब्लैक देख सकते हैं, जो कि इंक्रीज्ड रेडिएशन की एक निशानी है। और फिर अगर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए तो इट कैन ऑल्सो लीड टू द स्किन कैंसर। यस, स्किन इन्फेक्शन और ख़तरनाक होते होते ये जो है वो स्किन कैंसर भी बना देता है। तो बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर तकरीबन 13% जो है वो हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशन के ज़रिए आ रही है। लेकिन हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये जो ओजोन लेयर है इसके डिप्लीशन में एक बहुत बड़ा जो मेजर किरदार अदा करा है वो किया है CFC ने, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो गैसेज हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो ओजोन है उनके साथ रिएक्ट करके वो जो हमारी ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करना शुरू कर दिया, यानी कि ओजोन की मिकदार में कमी आ रही है। अब ये CFCs कहाँ से आ रही हैं? तो देखो, जितने भी हम रेफ्रिजरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशंस इस्तेमाल कर रहे हैं या एरोसोल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ स्प्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट होती हैं। और जितनी ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट होंगी हमारी स्पेस के अंदर, उतना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होगी, रेडिएशन की मिकदार बढ़ेगी, जो कॉस्मिक रेडिएशन आ रही है, और जिससे सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो कि मैंने आपको बताई हैं वो अकर होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अभी जब से थोड़ा सा ख्याल करने लगे इन्वायरमेंट का, कुछ सालों में, पिछले 10 साल में, 15 साल में, तो CFCs को मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया है
ऐसी गैसेस से जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट ना करें, जिन्हें ग्रीन गैसेस कहते हैं। इसी वजह से आजकल ये वर्ड आप लोग बहुत सुनेंगे, ग्रीन, ठीक है, या इको का वर्ड आप सुनेंगे कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो वो कहने का मकसद यही है कि अब हम ऐसी गैसेस को स्पेशली रेफ्रिजरेशन में और जो स्प्रे हैं उनके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो ये वो 13% था जो कि हमारी बैकग्राउंड रेडिएशन को ऐड कर रहा है। और ये जो मैंने आपको समझाया ये सारा का सारा हो रहा है ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन। लेकिन कॉस्मिक रेडिएशन के अलावा कुछ नेचुरली अकरिंग जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, वो भी इसके अंदर जो है वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और हमारी बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर लगातार इजाफा हो रहा है। कॉस्मिक रेडिएशंस के बाद हमारी जो बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के अंदर भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। जी हाँ, हम इससे भी नहीं बचे। मतलब हम बिल्डिंग्स जब बनाते हैं, स्पेशली ये जो रेड ब्रिक्स होते हैं ना, रेड ब्रिक्स जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशंस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, हमारे यहाँ चलो शहरों के अंदर तो नहीं, लेकिन गांव के अंदर आप जरूर देखेंगे कि वहां पर रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जितना ज्यादा रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उतना ज्यादा हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं रेडिएशन से। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो रेडिएशन का एक्सपोजर है सिटी के लिहाज से, वो गांव में अब ज्यादा है, क्योंकि वो जो ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं जिस प्रोसेस से बनाई जा रही हैं, तो उनमें भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद होता है। और जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद होता है तो यकीनन वो अपना पार्ट प्ले करेगा इन बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, उसके बाद रेडॉन गैस। रेडॉन गैस भी जो है बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करती है इन बैकग्राउंड रेडिएशन। और ये जो रेडॉन गैस है ये जो है वो ट्रैप हो जाती है हमारी बिल्डिंग्स के अंदर, हमारे घरों के अंदर, कमरों के अंदर। और जब ट्रैप हो जाती है तो यकीनन बैकग्राउंड रेडिएशन उस पर्टिकुलर एरिया की ज़्यादा होती है। इसी वजह से एक अच्छी वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हमें गर्मी लग रही है तो वेंटिलेशन की ज़रूरत है, नहीं। रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस जो हमारे रूम्स के अंदर, हमारे घरों के अंदर कैद हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, बल्कि उसको भी निकालने के लिए वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और अगर वेंटिलेशन ना हो तो बहुत ज़्यादा हमारे घरों के अंदर रहेगी और फिर उसका असर हमें ज़्यादा नज़र आएगा। आप गैगर काउंटर लेकर चले जाइए किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर जो बहुत अरसे से बंद है, ठीक है ना, वो 5-6 साल से बंद है, आप वहां पर लेकर जाएंगे गैगर काउंटर को, गैगर काउंटर आपको रीडिंग शो करेगा। और जब वो रीडिंग शो करेगा तो उसका मतलब यहाँ ज्यादा रीडिंग शो करेगा, और इसका मतलब ये है कि वहां पे जो रेडिएशन है वो ज्यादा तादाद में मौजूद हो गई है, और वो ज्यादातर जो है वो रेडॉन ही होती है जो कि ट्रैप हुई भी होती है। इसी वजह से अक्सर आप क्या देखेंगे कि जब घर बंद होता है 10 साल से, 5 साल से, तो अक्सर कोई शख्स अगर वहां पे दाखिल होता है तो उसे ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं, किसी ने धक्का दे दिया। तो ये जो सारा मेंटल एक हमारा बना हुआ है कि खाली जगह है तो वहां पर कोई जिन भूत वगैरह मौजूद होंगे, तो एक्चुअली वो काफी पार्ट जो वो प्ले करती है रेडॉन गैस, क्योंकि ये आयनाइजिंग रेडिएशन है ना, ये आयनाइज करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज को देखता हूँ तो वो एक सिग्नल जाता है ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ करंट। अब क्योंकि आयनाइजिंग रेडिएशन है हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तादाद में, तो वो उस करंट को डिस्टर्ब करेगी तो एक डिफरेंट सिग्नल पहुंचेगा ब्रेन तक। और ब्रेन तक जब भी कोई डिफरेंट सिग्नल पहुंचता है तो वो कुछ ना कुछ, अगर फॉर एग्जांपल देखने वाला सिग्नल ही जा रहा है तो वो कुछ अजीब सा बनाएगा। और हमारा ये कि अगर हमें कुछ भी अजीब सा नजर आता है तो वहाँ पे यकीनन कोई रूहें वगैरह होती हैं या जिन भूत होते हैं। तो ज़्यादातर जो ये पार्ट प्ले करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ना, गांव के अंदर ये जो है वाकयात ज़्यादा होते हैं। गांव के अंदर ज़्यादा इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो रेड ब्रिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो अगर जो है वो रेडॉन भी ट्रैप हो रही है, तो इस तरीके से ये केसेस जो है वो ज़्यादा अकर होंगे। ठीक है, तो याद रखिए काफ़ी ज़्यादा औकात में यही मामला होता है कि जो रेडिएशन है वो जो है वो हमारे ब्रेन पर असर डालती है, जिससे हमें लगता है कोई हमें धक्का दे रहा है, हम डिसबैलेंस होते हैं, कभी सांस बंद हो रहा होता है, दम घुट रहा होता है। तो ये सारे असरात जो है वो रेडिएशन एक्सपोजर के भी होते हैं। उसके बाद जो रेडिएशन हमें मिल रही है वो हमारे फूड के जरिए मिल रही है। यस, बहुत सारे जो फूड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम सब्जियां अगर खा रहे हैं तो सब्जियां भी ज़मीन से उगाई जा रही हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी ज़मीन में होते हैं, तो वहाँ से कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन स्मॉल अमाउंट में भी अगर वो एब्जॉर्ब कर लें तो यकीनन जो है वो हमारे फूड के जरिए भी हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पोटेशियम 40 है, जो कि एक सोर्स बता रहा हूँ कि केले के जरिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, या कार्बन 14 है। ये वो चीज़ें हैं, ये दोनों स्पेशली जो मैंने आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बताई, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं थ्रू फूड। पोटेशियम 40 और कार्बन 14 जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको वो तरीकेकार बता दिए जो कि ज़्यादातर जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस की वजह से हो रहे हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्टिफिशियल का, और वो होता है मेडिकल यूजेस। एक्चुअली जब हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के अंदर, मेडिकल की फील्ड के अंदर, तो वो भी बैकग्राउंड रेडिएशन में एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस के लिए एक्स रे का इस्तेमाल।
डेंटल एक्सरे का इस्तेमाल। एक्सरे के बारे में आपको एक बात बताऊं, अगर बिल्कुल कंफर्म ना हो और उसकी बिल्कुल अशद ज़रूरत ना हो तो जो एक्सरे है उसका हार्म ज़्यादा है, उसका नुकसान ज़्यादा है और उसका फ़ायदा कम है। ठीक है, ऐसे ये कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है कि कुछ भी हुआ और एक्सरे लिख के दीजिए। स्पेशली चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के बारे में कहा जाता है कि वो आप एक साल में एक से ज़्यादा मरतबा करवा ही नहीं सकते। अगर करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप चांसेस हो जाएंगे कि आपको कैंसर हो, स्किन कैंसर हो जाए, क्योंकि जो चेस्ट है उसकी जो रिलेटिव वैल्यू है वो बहुत इस लिहाज से है कि वो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से बाकी सारे तो चलो समझ में आता है कि आप हड्डी वगैरह का एक्सरे करा रहे हैं, लेकिन वो भी याद रखो अगर बिल्कुल ज़रूरत है तभी रिकमेंड किए जाने चाहिए। ठीक है, और आप भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे ही नहीं छोटी छोटी बात पर जाके एक्सरे कराया जाए। एक्सरे जो है वो बहुत हार्मफुल हैं फॉर आर बोन्स और फॉर आर स्किन। ठीक है, और स्किन कैंसर का एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं ये जो एक्सरेज, स्पेशली डेंटल एक्सरे, जो कि क्रिएट कर सकते हैं हमारे जो कैंसर होता है मुंह का कैंसर और बाकी स्किन कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मेडिकल यूजेस थे वो तकरीबन 21% जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो फैक्ट्रीज कंपनीज जो है वो क्या कर रही हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डंप कर रही हैं, या जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है कंपनीज और फैक्ट्रीज से निकलता है वो भी बैकग्राउंड रेडिएशन बनाता है। और इसी वजह से जो है वो उनको प्रॉपर डंपिंग उनकी बहुत ज़रूरी है। और लेकिन एक बात बताऊं, डंपिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप डंप करते हैं तो वहाँ से गुजरने वाले पानी को, वहाँ होने वाली सब्जी को भी कंटामिनेट कर सकती है। तो बहरहाल कुछ भी करके ये जो रेडिएटिव वेस्ट है ये भी एक बहुत मेजर पार्ट है हमारी रेडिएशन एक्सपोजर का। तो चलो आप बहुत सारी चीज़ों से बच गए भाई, लेकिन अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, कलर टेलीविजन। यस, कलर टेलीविजन जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कलर टेलीविजन की। जो पहले सीआरटी इस्तेमाल होते थे, मोटे वाले टीवी, ये उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वही जो है वो कैथोड रेज को एमिट करते हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। और आजकल जो हम एलईडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखो एलईडीज जो है ना बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड का एक स्ट्रक्चर सा है, तो वो नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, वो हमारी आंखों के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि, या हमारे बैकग्राउंड रेडिएशन के लिहाज से नुकसानदेह नहीं है, ना होने के बराबर नुकसानदेह एज कम्पेयर टू पहले जो कैथोड्रल ट्यूब इस्तेमाल होती थी। लेकिन अभी भी अगर वो इस्तेमाल हो रही है तो वहां से भी हम लोग रेडिएशंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और बैकग्राउंड रेडिएशन में कलर टेलीविजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कलर टेलीविजन के बाद जो है वो ल्यूमिनस वॉचेज होती हैं, वो जो अंधेरे में चमकती हैं। और अगर वॉचेज नहीं देखी होंगी तो तस्बीह आप लोगों ने लाजमी देखी होगी, तस्बीह होती है अंधेरे में चमकती है। फिर मैंने तो जो है वो ऐसे कंगे भी देखे कि वो मटेरियल के बने हुए ल्यूमिनस सब्सटेंस के, कि अंधेरे में चमक रहे होते हैं। तो भाई अंधेरे में चमक रहे हैं इसका मतलब किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के ही तो बने हुए हैं, तभी तो चमक रहे हैं। और जब वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के बने हुए हैं तो वो रेडियोएक्टिविटी को इमिट करेंगे, और अगर आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, तो बैकग्राउंड रेडिएशन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोबैको लीव्स। जो टोबैको लीव्स हैं वो भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को इमिट करती हैं और बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर ऐड करती हैं। बात यह है कि जो स्मोकर होता है वो सिर्फ अपने लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा सिर्फ स्मोक की वजह से, बल्कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है, और यहाँ तक के ले नहीं रहा बल्कि उसको इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज भी कर रहा है। तो इसी वजह से जो है वो स्मोकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि और कोई स्मोक कर रहा हो तो उससे भी दूर रहना चाहिए कि भाई खुद तो मर रहा है और दूसरे को भी रेडिएशन से एक्सपोज करवा रहा है। ठीक है, इसी वजह से जो स्मोकर्स हैं वो ज़्यादा कैंसर के लिए जो है वो प्रोन होते हैं, उनको कैंसर ज़्यादा हो रहा होता है। वजह ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों से तो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ही रहे थे, और साथ साथ जो स्मोक कर रहे थे उससे भी रेडिएशन उनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो रही थी। हाँ भाई, तो क्या सीखा आज के लेक्चर से? यही सीखा कि हम जो है वो किसी भी तरीके से रेडिएशन से बच नहीं सकते। जब हम रेडिएशन से बच नहीं सकते तो फिर घबराना क्या। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जिसके लिए ये पूरा जो मैंने लेक्चर दिया उसके सबसे आखिर की बात आप समझ जाइए। हम रेडिएशन से बच नहीं सकते, लेकिन तो जो एक्स्ट्रा रेडिएशन है उससे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। भाई बैकग्राउंड रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन है, लेकिन जो तरीकेकार मैंने आपको बताया, जैसे स्मोक से बचना, स्मोकिंग से बचना, फिर उन फूड से बचना जिनमें रेडिएटिव मिकदार होती है, अच्छी वेंटिलेशन, तो हम बैकग्राउंड रेडिएशन से बच तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उनका जो एक्सपोजर है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आई होप आप बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे, और फिर इसको पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।